गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। बाजू में आवाज आएगी जय। ओके, तो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअली वी हैव डन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अपन ने यूनिट 3 को क्लोज किया है। अभी बढ़ते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 आपको याद होगा, यूनिट 4 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और इवन सोगा में ये यूनिट का कैसा इंपैक्ट था अपन ने देखा हुआ है। तो वो यूनिट 4 अपने को कैसे करना है, यूनिट 4 का सेक्शन मैं आपको बता दूं। यूनिट 4 के जो सेक्शन है वो चालू होंगे आपके 37 से लेकर आपके चालू रहेंगे ये 67 तक। ये टोटल सेक्शन यूनिट 4 के है। ओके, यूनिट 4 के लिए सेक्शन ये देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4। सबसे पहला यूनिट 4 बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है बड़ी? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए? यस। दो तरह के परफॉर्मेंस हो सकते हैं, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, नहीं तो परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर करना चाहिए। आई एम ऑफरिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल और अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड मतलब कोशिश की है, तुम नहीं मिले, वो अलग इशू है। तो 37 इसी कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कोशिश करना, उसमें आपने लिया नहीं लिया ये अलग पॉइंट है। लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम तोड़ है, जो आपके करंट आरटीपी में क्वेश्चन है, या आरटीपी का जो क्वेश्चन है करंट वाला, ओके, ये एग्जामिनेशन में आने की संभावना बढ़ सकती है। दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी आपने जब परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया तो उसकी कंडीशन क्या क्या थी। तो आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। ओके, अगेन सेक्शन 37 ही चल रहा है, सेक्शन 38 39 नहीं गया। 38 और 39 इसमें है भी नहीं, वो आगे के इसमें है, लेकिन मैंने आपको बताया ये 37 है। 37 में सबसे पहला कंडीशन क्या है? अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल। सेकंड क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लेस और टाइम होना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? तीसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग गुड्स एंड इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन। आई होप ये याद रहेगा। जैसे एग्जांपल, अगर आरटीपी का क्वेश्चन अपन ने देखा था, तो आरटीपी के क्वेश्चन में ऐसा था कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था और 19 जून को आपने गुड्स मंगाए थे, और मैंने 20 जून को दिए। ओके, क्योंकि आपको 20 जून को वो चालू करना था काम, इसलिए 19 जून को मंगाए। मैंने 19 जून की जगह मैंने 20 जून को आपको गुड्स दिए। आपको अगर याद होगा 20 जून को गुड्स दिए, ओके, तो इसकी वजह से आप हरी में थे, इसलिए आपको चेक करने का मौका नहीं मिला। मैंने बोला आप चेक मत करिए, आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए। क्या आप डिनाई कर सकते हो? यस, क्योंकि ये मेरा परफॉर्मेंस सही परफॉर्मेंस नहीं था। सेक्शन 37 बोलता है अगर अमित तो परफॉर्म कर रहा है अपने पार्ट ऑफ प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट का कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है, तो 4 कंडीशन ध्यान रख, ये चारों कंडीशन का कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। इसमें साथ में और एक ये था होल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा। अब ये होल ऑब्लिगेशन अगर सोगा के हिसाब से आया तो चीजें अलग है, और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आया अलग है। ओके, सोगा के हिसाब से अगर याद है पार्ट डिलीवरी लेके गए तो फुल डिलीवरी मानी जाएगी। उसी तरह यहां पर मैं जब तक अगर पूरा परफॉर्मेंस नहीं करता हूं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, आप मना कर सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन नंबर क्या होगा? 37। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, 37 के बाद आता है 38 39, जो इधर नहीं दिया हुआ है। 38 आपको मिलेगा अगले वाले पॉइंट में, 38 एंड 39। मैंने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की और प्रॉमिसी जो है वो मना कर रहा है परफॉर्मेंस करने से, 38 बोलता है। तो टेक्निकली प्रॉमिसर लायबल नहीं होगा ब्रीच के लिए, क्योंकि प्रॉमिसर ने तो परफॉर्मेंस करने का कोशिश किया है। एंड 39 पे अगर मैंने ब्रीच किया, प्रॉमिसर मना कर रहा है परफॉर्मेंस से, तो प्रॉमिसी क्या कर सकता है? तो आपको ये यूनिट 5 में मिलेगा, जहां पर आपको मालूम पड़ेगा अगर मैंने ब्रीच किया है तो ब्रीच की वजह से क्या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? यस, दैट इज योर यूनिट 5 का कॉन्टेक्स्ट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो टेक्निकली ये हो गया आपका 38 39। तो 37 38 39, 37 परफॉर्मेंस, 38 ओके, मैं प्रॉमिसर कर रहा है, प्रॉमिसी मना कर रहा है। 39 प्रॉमिसी प्रॉमिसर कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? ब्रीच। और ब्रीच दो तरह के होते हैं, अगर आपको याद होगा, एक होगा एक्चुअल ब्रीच और एक है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये पॉइंट रहेगा। अगला आता है सेक्शन 40। ओके, 39 के बाद आता है 40। सर 40 परफॉर्मेंस कौन करेगा? तो आपको दो नाम याद रखना है। परफॉर्मेंस करेगा या तो मैं करूंगा या तो मेरा एजेंट करेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन मैंने आपको इसके साथ में कॉन्सेप्ट ये भी समझाया था, अगर मैं मर गया तो क्या मेरा परफॉर्मेंस मेरा बेटा कर सकता है? आंसर इज यस। अगर वहां पर कोई मेरी स्किल सेट नहीं है, अगर मेरी स्किल सेट की बात हो रही है तो मेरा बेटा नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, पढ़ाने की बात आ रही है, मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूं, क्या मेरा बेटा करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि स्किल सेट है। लेकिन अगर मेरे को आपको 10 लाख रुपए देने हैं और 10 लाख रुपए देने हैं और मैं मर गया, क्या मेरा बेटा देगा? यस, डेफिनेटली। उसके बाद जितना पैसा मिलेगा आएगा, उसी हिसाब से वो परफॉर्मेंस देगा। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, मे बी परफॉर्म। तो आपको पहला सेक्शन 40 याद रखने का, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एजेंट और एलआर। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? लेकिन आपको याद रखना होगा, एग्जाम में अगर एलआर का क्वेश्चन आया तो सेक्शन 40 नहीं लिखोगे, सेक्शन 37 लिखोगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्लास में। जब भी एलआर की बात आएगी, एलआर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एज पर नॉट सेक्शन 40, इट इज एज पर सेक्शन 37। ओके, बट मेरी जगह मेरा एजेंट कर सकता है। क्या मेरा एजेंट परफॉर्म कर सकता है? यस। कौन सा सेक्शन आएगा? ओके, 40 वाला सेक्शन, सेक्शन 40 रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, अब मेरे को आपको 10 लाख रुपए देने थे, लेकिन मेरी जगह विनोद सर ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, क्या चल जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि प्रॉमिसी शुड एक्सेप्ट द
Okay, performance. Promise you to accept the performance from third party. Promise you should accept the performance from third party. लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आप मेरे से वापस परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकते. अगर विनोद सर ने 10 लाख रुपए तुम्हें दे दिए, वापस तुम मुझसे 10 लाख रुपए मांग नहीं सकते. ये आपका अगला पॉइंट है थर्ड पर्सन का. आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबके लिए. तो एक बार इसको रीड मान लेते, खत्म कर देता हूं मैं. प्रोमिसर हिमसेल्फ विच इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल एंड डिलीजेंस. एजेंट वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट ए फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनल कंसिडरेशन? मतलब मेरे स्किल सेट नहीं चाहिए. Legal representative, the deceased promiser are bound to perform unless a contrary intention appears from the contract, but their liability under a contract is limited to the value of प्रॉपर्टी. एलआर मेरा करेगा, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी इसको मिल रही है उसके हिसाब से मिलेगा. थर्ड पर्सन, इफेक्टिंग ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन. व्हेन ए प्रॉमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट अ प्रॉमिस. सर आई होप ये पॉइंट क्लियर है. आपने अगर विनोद सर से मेरे अगेंस्ट 10 लाख रुपए ले लिए, तो आप मुझसे वापस 10 लाख रुपए मांग नहीं सकते. ये पॉइंट खत्म हो जाता. भारत माता की जिपिंग. ये होने के बाद आपका अगला आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट? आई होप दोनों का लॉजिक याद होगा. जब मैं बोला सक्सेशन, मेरे मरने के बाद मेरे एसेट्स और लायबिलिटी किसके पास जाएंगे? एलआर. सक्सेशन. ओके, लेकिन मेरे डेटर से मेरे को किससे पैसा मिलने वाला था और मुझे आज पैसा चाहिए. डेटर 3 महीने बाद देने वाला है. मैं विनोद सर के पास गया, विनोद सर को बोला ये डेटर से पैसा तुम निकाल लो, मुझे आज के लिए डिस्काउंटेड पैसा दे दो, और ये कर दिया. ये क्या हुआ? असाइनमेंट. यूजुअली असाइनमेंट और सक्सेशन में क्या डिफरेंस है? सक्सेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों होती है. असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ एसेट जाते हैं, लायबिलिटीज नहीं जाती. असाइनमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये है. इज द पॉइंट क्लियर? असाइनमेंट में क्या जाता है? राइट्स. आई होप ये लॉजिक बैठा बड़ी. When the benefits of contract are succeeded by process of law, then both burden and benefits attached to the contract may sometimes devolve on the legal heir. Okay, यानी burden भी जाएगा, बेनिफिट भी जाएगा. लेकिन असाइनमेंट में क्या जाएगा? बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन, नॉट लाइबिलिटीज देयर अंडर. ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन आता है 42, 43, 44, जो कि है जॉइंट प्रोमिसर, और 45 होगा जॉइंट प्रोमिसी. ओके सर, 42, 43, 44 क्या बोलता है? सबसे पहला मेरे को बताओ, अगर किसी की जॉइंट प्रोमिसर्स है, किसी की जॉइंट लाइबिलिटीज है, तो पेमेंट कौन करेगा? ओके, वो जॉइंट प्रोमिसर करेंगे. वो मर गए तो उनके बाद उनके एलआर. सर ये कौन बोला? 42 ने बोला. 42 40 और 41 क्या हुआ? 40 कौन करेगा? 41 थर्ड पार्टी कर रही है परफॉर्मेंस, विनोद सर ने किया. 42 जॉइंट प्रोमिसर नहीं कर पाए तो कौन करेगा? एलआर. अगर ए बी सी है, ए मर गया तो ए का एलआर करेगा. ओके, ए बी सी तीनों मर गए तो तीनों के एलआर करेंगे, और टेक्निकली आपको मालूम होगा तीनों इक्वली में देंगे. ये पॉइंट क्लियर करता. ओके, 42 वो कॉन्सेप्ट है. आई होप 42 याद है क्या बड़ी? अच्छा, मैं 42, 43, 44 फटाफट बोल देता हूं, उसके बाद एक साथ में रीड कर लेते हैं. 42 क्लियर था. 43 क्या बोलता है? ओके, अगर यहां पर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, 3 जन थे, तीनों अगर पेमेंट कर दी है, काम खत्म है, लेकिन तीनों मना कर रहे पेमेंट करने से, तीनों मना कर रहे पेमेंट करने से, तो मैं किससे पैसे मांग सकता हूं? तो प्रोमिसी कैन आस्क मनी फ्रॉम एनी वन ऑफ द प्रोमिसर. ये पॉइंट क्लियर है. लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर एक प्रोमिसर ने पूरे पैसे दे दिए होंगे, तो वो प्रोमिसर बाकी सब प्रोमिसर से पैसे ले सकता है जो उनका शेयर होगा. उसमें अगर एक कोई प्रोमिसर डूब गया होगा, ओके, तो उसका शेयर दोनों प्रोमिसर इक्वली बियर करेंगे. आई होप याद होगा ये पॉइंट. और उसमें अगर उससे एस्टेट से जितना आएगा तो एस्टेट से माइनस हो जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो इक्वली बियर किया जाएगा. जैसे एग्जांपल रहते हैं एबीसी के, इसमें ए से 6 लाख मंगवा लिए, तो 2-2 लाख तीनों से देना था. तो ए का शेयर कितना है? 2. बी का कितना है? 2. सी का कितना है? 2. लेकिन एज्यूम करो सी इंसॉल्वेंट हुआ, तो ए और बी का शेयर कितना हुआ? 3-3 लाख, क्योंकि जो सी का शेयर था 2 लाख का, वो दोनों में डिवाइड होगा. याद है बड़ी? लेकिन इमेजिन करो सी से 1 लाख रुपया उसकी प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो भाई ए और बी कितना लायबल होंगे? 2.5 लाख, क्योंकि जो 1 लाख बचा हुआ है वो डिवाइड होगा इक्वली. आई होप ये लॉजिक बैठ गया. ये पॉइंट होने के बाद आपके लिए कॉन्सेप्ट आया 44 क्या बोलता है? ओके, अगर प्रोमिसी ने ए बी सी में से सी को माफ कर दिया है और बोला कि सी तू लायबल नहीं है, तो क्या वो ए बी भी माफी हो गई? नहीं, ए और बी को पैसे देने पड़ेंगे. हाँ डेफिनेटली, ए और बी जो सी का शेयर देंगे, क्या वो सी से रिकवर कर सकते हैं? यस. ये 44 बोलता है. 44 बोलता है वो रिकवरी हो सकता है, लेकिन उसको प्रोमिसी ने माफ किया है, बाकी जॉइंट प्रोमिसर ने थोड़ा ना माफ किया है. तो 42, 43, 44. इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? मेरे ख्याल से 42, 43, 44 फटाफट पढ़िए. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज. आफ्टर डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विल सर्व विद द सर्वाइवर, और सर्वाइवर शुड डू सो. आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, विद एलआर ऑफ द ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस. ये झेपा बड़ी? ओके, सब के सब सर्वाइवर मर गए तो सब कौन देगा? एलआर देते जाएगा. ओके, in the absence of express contract of the contrary, compel any one or more such joint promisor to perform the whole of the promise. ये भी context आपके लिए clear हो गया. Each promisor may compel the contribution. ये भी मैंने आपको समझा दिया. हर promisor अपना contribution मंगा सकते हैं जो equally उसका उनका share होगा उससे में. Sharing of loss default in contribution. If any of the one or more joint promisor makes a default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss. ये भी point समझ गया. Effect of release of one of the joint promisor. अगर एक joint promisor छूट गया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? दूसरे छूटेंगे क्या? नहीं.
तो इसके लिए रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज बाय द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसर्स। ये झेपा बड़ी। ओके, उसके बाद और एक है 45। सर 45 किसके लिए था? 45 जॉइंट प्रोमिसी। अगर सर जॉइंट प्रोमिसी है तो इस केस में क्या होगा? व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली देन अनलेस कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन देम एंड हिम। यानी अगर प्रॉमिसी है और जॉइंट प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिसी एन क्या है? जॉइंट प्रॉमिसी है। तो इस केस में प्रॉमिसी प्रॉमिसर से कौन करेगा? अगर प्रॉमिसी मर गया तो क्या एलआर कर सकता है? यस। पर ये कॉन्टेक्ट किसके बीच में और किसके बीच की बात है? दोनों प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच की बात रहेगी या जॉइंट प्रॉमिसी के बीच की बात रहेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ओके। मेरे ख्याल से ये क्लियर है बड़ी? ठीक है, ये डन। ओके, अगला 46, 47, 48, 49, 50। ये अभी तक सेक्शन कभी आया नहीं है, रिसेंट न्यूज सिलेबस में कभी नहीं आया, तो पर मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। 46 एकदम सिंपल सा पॉइंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं बताया हुआ है, यानी अच्छा प्रॉमिसर प्रॉमिसी दो नाम तो याद होंगे। अगर प्रॉमिसर ने टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं बताया तो कौन से टाइम पे करोगे? रीजनेबल टाइम। सर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बताया लेकिन उसमें कब करना है, उस दिन कब करना है वो नहीं बताया। 47 बोलता है ओके टाइम बताया हुआ है लेकिन उसके टाइम का ड्यूरिंग आवर्स नहीं बताया, तो कौन सा आवर्स करोगे? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। याद है बड़ी? 48 में ओके ये बोलते हैं प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कौन बोलना चाहिए? प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कौन सा बोलना चाहिए? ओके वो कौन सा होना चाहिए? प्रॉमिसी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, रीजनेबल प्लेस नहीं है। रीजनेबल प्लेस कौन करेगा? प्रॉमिसर। तो पहला पॉइंट, अगर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉमिसी दे रहा है कि कौन से प्लेस पे करना है तो कौन सा होना चाहिए? प्रॉपर प्लेस। और अगर प्रॉमिसर कर रहा है, क्योंकि प्रॉमिसी की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो प्रॉमिसर कर रहा है वो कौन से प्लेस पे करेगा? रीजनेबल प्लेस। 49 एंड 48 और 49 ये दोनों याद रखना। तो यहां पर याद रखना प्रॉपर प्लेस विद इन द यूजुअल आवर बिजनेस एंड रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ये दोनों वर्ड याद रखना। तो अगर प्रॉमिसी बोलेगा तो कौन सा प्लेस यूज करोगे? प्रॉपर। और अगर भाई साहब प्रॉमिसर बोल रहे हैं मैं परफॉर्म करूंगा, रीजनेबल प्लेस। उसके बाद आता है सेक्शन 50। सर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ऑफर के, उस ऑफर्स के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो 46, 47, 48, 49, 50। 46 टाइम, 47 आवर्स, 48 प्लेस, 49 प्लेस, दोनों में प्लेस में प्रॉपर प्लेस, रीजनेबल प्लेस, एंड 50 वाला पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर बड़ी? 51 से जो चालू करोगे वो होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। 51 से क्या चालू करोगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या सीन होगा? तो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस में पहला पॉइंट आता है 51। सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या होता है? ओके, प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तेरे लिए जो प्रॉमिस है वो मेरा कंसिडरेशन है और मेरा प्रॉमिस है वो तेरे लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए जो बन रहा है वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसमें अब सर परफॉर्म कौन करेगा? अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो तू परफॉर्म करेगा, लेकिन मैं परफॉर्म करने को रेडी नहीं हूं। क्या तू परफॉर्म करने के लिए बाउंड है क्या? नहीं। सेक्शन 51 बोलता है, सेक्शन 51 बोलता है promiser not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform। तो no promiser need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। इसका एग्जांपल हमेशा डीमार्ट का देता हूं। डीमार्ट वाला गुड्स लेके आया, देने को रेडी है, तुम पैसे देने को रेडी नहीं हो, क्या वो गुड्स देगा? नहीं। बात खत्म, 51 गया। समझा 51? सर 52 बोलता है सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 52 बोलता है सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 52 बोलता है सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ये प्रॉमिस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कौन पहले परफॉर्म करेगा? तो यहां पर याद रखना डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर जो भी होगा आपका नेचर कैसे होगा उसके हिसाब से डिपेंड होगा। लेकिन अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा तो आपको वो ऑर्डिनरी कोर्स में कैसा हो रहा है, बिजनेस कैसा हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। जिसमें एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप रेस्टोरेंट में जाओगे पहले खाओगे फिर पैसे दोगे, लेकिन अगर कहीं इधर प्रीपेड ऑर्डर है वहां पर पहले पैसे दोगे फिर खाओगे। ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा। दैट इज योर सेकंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगला पॉइंट क्या है सर? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वर्ड याद रखना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो ट्रांजैक्शन नेचर क्या है वो देखना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? 53, 54 ये दोनों में ये क्लियर है? 52 क्लियर है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहला पॉइंट तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ वैसे ऑर्डर परफॉर्म किया जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। 53, 54 में क्या है? ओके, मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा और तुम प्रॉमिस परफॉर्म करोगे, तब जाके अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा। मैं परफॉर्म करने को रेडी हूं, तुम करने को रेडी हो, ओके, काम खत्म हो जाएगा। पहला वाला 51 बोला तूने करेगा तो मैं करूंगा। 52 बोला ओके अपन सीक्वेंस क्या करेंगे। 53 बोलता है मैं करने को रेडी हूं, तू मुझे रोक रहा है। तू मुझे क्या कर रहा है? रोक रहा है। ओके, प्रॉमिस ही रोक रहा है, तो इस केस में मेरे पास ऑप्शन आएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूं? वॉइड कर सकता हूं और मैं तुझसे क्या मांग सकता हूं? डैमेजेस। ये पॉइंट 53 बोलता है। 54 क्या बोलता है? मेरा प्रॉमिस अगर तेरे प्रॉमिस पे निर्भर है, मेरा प्रॉमिस तेरे प्रॉमिस पे निर्भर है और तूने अपना प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं किया, तो मेरा प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए मांग
नहीं सकता. यू कैन नॉट एनफोर्स माई प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड एंड यू नीड टू पे मी द डैमेजेस. तो 53 54 एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इधर उधर के एंगल से ध्यान रखना है. तो उसके लिए मैं एग्जांपल ऐसा बोल सकता हूं, अगर आपको याद होगा, मेरे घर से मेरे बुक्स कुरियर में जाती है. मेरा कुरियर कंपनी एक पॉइंट है, कुरियर कंपनी वाला बोलता है आप बुक्स को पैक करके रखिए, फिर हम बुक्स डिलीवर के लिए लेके जाएंगे. हमने बुक्स पैक नहीं किया, क्या कुरियर वाला डिलीवरी करने से रिजेक्ट कर सकता है? यस. ओके 53 में, क्योंकि मैंने अपना काम परफॉर्म नहीं किया. 53 54 दोनों के एंगल से देखिए. 53 मैं उसको प्रिवेंट कर रहा हूं, ओके, उसका काम परफॉर्म करने से. 54 मैंने वैसी पोजीशन ही नहीं रखी, मेरा प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं किया, इसलिए वो परफॉर्म नहीं हुआ. दोनों केस में कॉन्सेप्ट समझिए. 53 में कुरियर वाला बोलेगा अब मैं नहीं लेके जाता, जो उखाड़ना उखाड़ ले, ये वाला 53 होगा. 54 में क्या होगा, मैं उसको एनफोर्स नहीं लेके बोल सकता कि भाई बुक्स ऐसे ही लेके जा, जो बिना कवर किए वैसे ही लेके जा, ऐसा मैं कर नहीं सकता. और दोनों केसेस में आई एम लायबल टू पे द डैमेजेस टू कुरियर वाला, बिकॉज जो भी लॉस होगा, जो भी पॉइंट होगा, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ लॉस हुआ रहेगा, उसका डैमेजेस मैं भरूंगा. आत्मा क्लियर? 53 54 का लॉजिक आई होप क्लियर होगा. 53 लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक द इफेक्ट. ऑन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन. एंड उसी के जैसा effect of default as to the promise which should be first performed in contract or consisting of reciprocal promises. इसके अंदर और एक एग्जांपल देता हूँ. दो एग्जांपल था कारपेंटर का. कारपेंटर मैंने आपको अपॉइंट किया, आप कारपेंटर हो, आप घर पे आने वाले थे मंडे को. मैं बोला था मैं लकड़ा वकड़ा मैं लेके आऊंगा, लेकिन मंडे को मैं लकड़ा ही नहीं लाया, तो काम कर सका क्या? नहीं. 54. तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं तेरे को काम करने से एनफोर्स कर सकता हूँ? नहीं. एंड साथ में मैं तेरे को उस दिन के लिए एक दिन का डैमेजेस, जो एक दिन का पॉइंट रहेगा, वो मैं पे करूंगा ना बड़ी. बात खत्म. दैट इज योर. इफ promiser who has performed his promise before the performance of the other promise fails to perform it, he cannot claim performance and also liable for compensation. भारत माता की जय. झिपिंग बड़ी थोड़ी सी है. उसके बाद 55 सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट याद रखना. टाइम इज एसेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट. सर ये कब यूज करना है? मैंने आपको बताया जब डेट लिखी होगी. अगर डेट नहीं लिखी है तो टाइम इज एसेंस मैटर नहीं माना जाएगा. उसमें फिर रीजनेबल टाइम होगा, और उसमें रीजनेबल टाइम पे तुमने परफॉर्म नहीं किया तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर टाइम इज एसेंस है और टाइम पे तुमने परफॉर्म नहीं किया, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कर सकते हो? यस. ओके, एंड डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आप डैमेजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल जब एक्सेप्ट कर रहे हो उस टाइम पे मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें डैमेजेस चार्ज करूंगा. दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज एसेंस. तो 55 क्या बोलता है, याद रखना. इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम फिक्स इन कॉन्ट्रैक्ट विच इज एसेंशियल फर्स्ट बिकम्स, क्या याद रखोगे, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, क्योंकि तुमने टाइम पे डिलीवरी नहीं की. इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी वाज दैट टाइम इज एन एसेंस. सर मुझे बताओ टाइम इज एसेंस कैसे मालूम पड़ेगा? इंटेंशन ऑफ पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी होगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट था, तो इसके अंदर इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल. ये याद रखो, contract does not become voidable for failure, but the promise is entitled for compensation. compensation ले सकता है, तो void नहीं कर सकता. एंड आखिरी कॉन्टेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन. मैंने बोला था 20 जून को लाके देना, पर तुमने 25 जून को लाया. अगर मैंने 25 जून को एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात तो 25 जून को मैं मना कर सकता हूं, 25 जून को मैं मना कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता अनलेस अनटिल 25 जून को मैं जब एक्सेप्ट कर रहा हूं तब बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें डैमेजेस फाइल करूंगा. तो डैमेजेस तभी क्लेम कर सकते हैं. तो याद रखिए, द प्रॉमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव्स द नोटिस टू द प्रॉमिसर ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो. भारत माता की जय. शिपिंग बड़ी. आई होप ये लॉजिक क्लियर है. बढ़िया. ओके, एग्रीमेंट टू डू 55 खत्म. 55 पक्का समझा. टाइम इज एसेंस. मैं वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन में कैसे समझेगा टाइम इज एन एसेंस? डेट. ओके, ये याद रखना. और याद रखना 37 और 55 में कंफ्यूज मत होना. 37 क्या मैंने परफॉर्मेंस माना जाएगा? अगर मैं टाइम पे ला रहा हूं और तुम्हें चेक करने के लिए मौका दे रहा हूं, ये परफॉर्मेंस माना जाएगा. क्या तुम रिजेक्ट कर सकते हो डिले हुआ तो? यस, तुम रिजेक्ट कर सकते हो 55 के अंदर. तो 55 के अंदर और मेरा परफॉर्मेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? 37 है. तो दोनों एंगल याद रखो. दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर लॉजिक बैठ सकता है, वो याद रखना है आपको. मैं वापस रिपीट करता हूं. अगर आपने मुझे ऑर्डर दिए थे पर्स तैयार करने के, लेदर पर्स तैयार करने के थे, मैंने लेदर पर्स तैयार करने थे 19 जून को देने थे, मैंने 19 जून को नहीं दिया, मैंने 20 जून को दिया, क्या आप रिजेक्ट कर सकते हो? यस. 55. लेकिन क्वेश्चन, क्या मेरा पार्ट परफॉर्मेंस, क्या मैं ब्रीच माना जाएगा? क्या मेरा ब्रीच माना जाएगा? क्या आंसर इज यस. पर ब्रीच मानने के लिए ये सेक्शन नहीं लगा सकते तुम. मेरा कौन सा लगाओगे? 37, क्योंकि टू एंश्योर माय अमित अदर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट 4 थिंग्स इज रिक्वायर्ड. पहला क्या? ओके, अनकंडीशनल. सेकंड, टाइम एंड प्लेस. तो तुमने अगर टाइम एंड प्लेस पे नहीं किया तो बात खत्म है. तो आप किसके एंगल से देख रहे हो? देखो, तुम टाइम पे नहीं हुआ तो तुम बोलोगे डैमेजेस. तुम क्या बोलोगे? टाइम पे नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो रिजेक्ट करोगे और डैमेजेस क्लेम करोगे ना. डैमेजेस क्लेम करने के लिए मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया, मैंने ब्रीच किया, ये तो आना चाहिए. मैंने ब्रीच किया ये तो मालूम पड़ना चाहिए. आई होप समझ में आ रहा है क्या बड़ी. तो मैंने ब्रीच किया कब मालूम पड़ेगा? 37 नहीं किया. 37 कर लिया तो मैं तो परफॉर्मेंस कर चुका बड़ी. आई होप. झिपिंग बड़ी.
अगला आता है सेक्शन 56। 56 का तो मेरे को नहीं लगता है समझाने की जरूरत भी होनी चाहिए, बहुत आसान सा पॉइंट है, इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल इवेंट्स में दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में तीन तरह की इम्पॉसिबिलिटी है, दोनों को मालूम था इम्पॉसिबल है, दोनों को मालूम नहीं था इम्पॉसिबल है, एंड एक को मालूम था इम्पॉसिबल है और दूसरे को मालूम नहीं था। मतलब किसको मालूम था? प्रॉमिसर। तो पहला पॉइंट, ओके मैं एक बुल देने की बात कर रहा हूँ, घोड़ा देने की बात कर रहा हूँ और मर चुका था, ओके सब्जेक्ट मैटर ही मर गया, कम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, बोथ आर नॉट अवेयर। ओके दोनों को मालूम था कि घोड़ा, दोनों को मालूम था कि घोड़ा खत्म हो गया, दोनों को मालूम था कि घोड़ा मर चुका है, दोनों को मालूम था, बात खत्म, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोथ आर। लेकिन मेरे को मालूम था घोड़ा मर गया, फिर भी मैंने तेरे को प्रॉमिस किया, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइड है? यस। लेकिन क्या तुम मुझसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस, ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दिस इज योर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। आई होप क्लियर है। और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत भी है, अभी बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ओके पहले क्या था? वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश वाइड हुआ, बात खत्म। कौन सी इंपॉसिबिलिटी? सुपरवीनिंग। भारत माता की जय। जेपिंग, ये सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई, कहानी खत्म है तुम्हारी। ओके 56 का कॉन्टेक्स्ट याद रखना। ओके दोनों के केस में इनिशियल इंपॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, भारत माता की जय। जेपिंग, ओके 56 के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना। अब मेरे को खाली इतना याद करके बता दो, ओके बाई चांस याद होगा आपको, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया बिकॉज ऑफ इंपॉसिबिलिटी, क्या कुछ बेनिफिट्स मिले होंगे, वापस देने पड़ेंगे? यस। कौन सा सेक्शन? 65 उल्टा, 56 65 56 65 याद है? मैंने आपको ये चीज क्लियरली याद करो, क्लास में समझाई थी। जब भी 56 लिखने को आएगा 65 साथ में लिखना होगा। यानी अगर कुछ एग्जांपल, अगर एरन की शादी थी, अगर आपको याद होगा, तो एरन की शादी में बिस्लरी बॉटल देनी थी, याद है? और एरन ने मुझे 10,000 मुझे एडवांस दिए थे, बिस्लरी बॉटल डिलीवर नहीं कर पाए बिकॉज ब्रिज टूट गया वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ। सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी 56 है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, पर मैंने जो एडवांस लिए क्या मुझे देने पड़ेंगे? क्या मैं एरन से बाकी पैसे मांग सकता हूं? नहीं। कौन सा सेक्शन? 65। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, 56 का उल्टा याद रखो, 65 कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो जो भी पैसा दिया गया होगा, बेनिफिट मिला होगा, वो वापस देना पड़ेगा और कोई भी लायबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और इसमें एक चीज मैंने आपको और एक एक्सेप्शन बताया था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर बाई चांस मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या देता हूं? डिपॉजिट। डिपॉजिट क्यों देता हूं? ताकि तुम पैसे पूरे दो। वो डिपॉजिट अगर दिया तो क्या वापस देना पड़ेगा? नहीं। डिपॉजिट इज नॉट एन बेनिफिट, इट इज बेसिकली टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप क्लियर है बड़ी। ओके तो याद रखने का 56, तो 56 का कौन सा सेक्शन याद रखने का बड़ी? 65, ये याद रखने का बड़ी। ओके उसके बाद 57 58, ये भी अपना फेवरेट है। अगर आपको याद होगा, मैं चैप्टर 3 करते हो कितनी बार ये बताया हुआ। 57 58 में क्या था सर? 57 रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जिसमें दो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस इलीगल है और दूसरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस लीगल है। क्या एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म कर सकते हैं? यस। दूसरा नहीं करने का। ओमनी कार बेच रहा हूं 50 लाख में, ओके और किडनैपिंग लिए यूज की तो 10 लाख एक्स्ट्रा देगा। ओके तो ओमनी कार बेच सकते हैं, किडनैपिंग वाला बेच नहीं सकते। क्लियर है बड़ी? ओके अल्टरनेट प्रॉमिस। अल्टरनेट प्रॉमिस मतलब क्या है? अल्टरनेट प्रॉमिस में कॉन्टेक्स्ट है कि मैं आपको 1,000 रुपए दे दो, 1,000 रुपए की या तो दाल राइस दूंगा, नहीं तो कोकीन दूंगा। ओके कोकीन वाला वैलिड नहीं होगा, लेकिन राइस वाला वैलिड होगा। 57 58 आई होप क्लियर बड़ी। तो 57 58 को क्लोज कर सकते हैं। तो भाई ये साहब, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर इलीगल एंड आल्सो टू द अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। जो इलीगल है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो इलीगल है वो वॉइड एग्रीमेंट है। वाइड एग्रीमेंट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं ना, वाइड एबिनिशन है। इलीगल तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इलीगल एग्रीमेंट होता है। याद है चैप्टर 1 में बताया था मैंने, याद आएगा बड़ी? तो इलीगल रहेगा। अल्टरनेटिव प्रोमिसेस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इज इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। क्लियर बड़ी? 57 58 खत्म, 58 की कहानी खत्म हो गई। 59 60 61 अपना फेवरेट है। 58 59 60 61, अगर डेटर और क्रेडिटर के बहुत सारे पेमेंट बाकी है तो मेरे को बताओ, ओके अगर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स रहेंगे और पेमेंट देने की बारी आएगी और डेटर ने पैसा दिया वापस, किसको? क्रेडिटर को, तो पैसा कैसे अपोर्शन किया जाएगा? 3 सीक्वेंस। पहला कौन बताएगा? देने वाला। देने वाला मतलब कौन? डेटर। फिर अगर डेटर बताता है कि इसके लिए अप्रोच, और वो कैसे बताएगा? 2 एग्जांपल मैंने दिए थे। एक एग्जांपल वो बताएगा कि ये डेट के लिए ले लो, या तो अमाउंट मैच होगा, याद आया बड़ी? या दूसरा पॉइंट, अगर वो नहीं बताता, वो चुप रहता है, तो कौन लेगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर अगर एक ही डेट के 2 पेमेंट हो गए तो वो अप्रोप्रिएट करेगा रेशियो में, याद आया? एंड अगर क्रेडिटर नहीं बताता है तो कौन बताएगा? लॉ। लॉ बोलता है जो ओल्डेस्ट है वो सीक्वेंस में लगाते रहे। क्रेडिटर को जरूरी नहीं है सीक्वेंस में, क्रेडिटर अपने अपने हिसाब से लगा सकता है। तो 3 चीजें याद रखने की है। सबसे पहले कौन बोलेगा? देने वाला। देने वाला मतलब कौन? डेटर। फिर कौन बोलेगा? लेने वाला। अगर ये दोनों चुप रहते तो ओके लॉ बोलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? अपन क्वेश्चन बैंक करेंगे, जब वो क्वेश्चन बैंक में अंदर देख ही लेंगे, उसके अंदर वो क्वेश्चन है जिसके अंदर कैसे सीक्वेंस में आता है। आई होप क्लियर बड़ी। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59 60 एंड 61, तो टेक्निकली याद रख लेना। ओके व्हेन विद एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टेंसेस इंप्लाइंग दैट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेब्ट, कौन बताएगा? ये डेटर। ओके सेकंड पॉइंट, द क्रेडिटर मे अप्लाई ओके एट हिज डिस्क्रिप्शन। ऊपर डेटर लिखा है, कैसे मालूम पड़ा? एक्सप्रेस इंटीमेशन। एक्सप्रेस इंटीमेशन समझा? और अंडर सर्कमस्टेंसेस, ये दोनों समझा? एक्सप्रेस मतलब कौन बताएगा? डेटर।
और अंडर सर्कमस्टेंसेस मतलब अमाउंट मैच होना चाहिए। याद है ना, 10,000 दिया तो 10,000 का एक लोन बाकी देगा तो उसके हिसाब से रहेगा। भारत माता की चिपिंग पक्का। ओके ये होने के बाद अगला पॉइंट, ओके लॉफुल डेट के लिए क्रेडिटर बताएगा, और क्रेडिटर नहीं बताता है तो कौन बताएगा? द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से डालने का है। ओके अदरवाइज क्रेडिटर करेगा, क्रेडिटर में अप्लाई टू एट हिज डिस्क्रिप्शन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट्स रिकवरी इज और नॉट बार्ड बाय लॉ। हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू विच डेट? डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड डेट मतलब कौन सा है? जिसमें उसका मतलब डिस्प्यूट होगा, क्वालिटी के लिए रिलेटेड होगा। तूने मुझे कुछ गुड्स बेचे, मैंने तुझे कुछ गुड्स बेचे थे, ओके और तू बोल रहा है क्वालिटी सही नहीं है और मेरे को तूने पैसे दे दिए, मैं उसको जिसमें क्वालिटी का डाउट चल रहा है उसके लिए एलोकेट नहीं कर सकता। क्लियर है बढ़िया? यस बढ़िया। हाँ 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 100%, 100%। कोई भी दोनों केसेस में आप टाइम बाद डेट पे लगा सकते हो, 3 साल के ऊपर वाले डेट पे भी लगा सकते हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? मैं वापस बोल रहा हूँ, पुराने वाले लॉ में मत जाना। अगर कोई पुराना वीडियो देख लिया होगा तुम गड़बड़ मत करना, पुराने इसमें नॉट एप्लीकेबल था। ओके जब ये 50-60 था उस टाइम पे टाइम बाद डेट का लॉजिक लगाना नहीं था। अभी चुपचाप इज्जत से ओके पहले कौन बताएगा? डेटर। डेटर नहीं बताता क्रेडिटर। क्रेडिटर 5 साल पहले वाला डेट केस नहीं किया था उसके लिए भी लगा सकता है क्रेडिटर, लेकिन खाली कौन से होने चाहिए? डिस्प्यूटेड नहीं होने चाहिए। ओके ये ध्यान रखो। ओके बट क्रेडिटर का जरूरी नहीं है वो 5 साल पहले लगाएगा, वो अभी वाला कल का जो डेट है उसके सामने भी लगा सकता है वो। ओके ये भी हो सकता है, क्रेडिटर की इच्छा होगी। लेकिन अगर क्रेडिटर भी चुप रहता है तो कैसे लगाओगे? सीक्वेंस। फिर तो पुराना जो डेट होगा वहां से चालू करेंगे, उससे सीक्वेंस लगाते जाओगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? टाइम बाद डेट याद है ना सबको कि भूल गए? टाइम बाद मतलब 3 साल के ऊपर हो गया और मैंने केस नहीं किया, वो केस नहीं किया वहां से मैं लगा सकता हूँ सीक्वेंस, वहां से डेटर को लगा सकता हूँ। भारत माता की चिपिंग बढ़िया। ओके अगला पॉइंट, ओके ये हो गया आपकी कहानी 59, 60, 61, 59, 61, 62, 63, 64। ये कॉन्टेक्स्ट अभी आपके लिए जाएगा नोवेशन, अल्टरेशन एंड अगर आपको याद है रेसिशन। रेसिशन याद है? विनोद सर को 10 लाख देने थे मेरे को, विनोद सर ने बोला भूल जा। ओके रेसिशन। ओके याद है? सॉरी रेसिशन नहीं, रेमिशन, रेमिशन, रेमिट किया विनोद सर ने, क्या किया? रेमिट। और रेसिशन क्या हुआ? कैंसिल किया। तो 4 नाम याद रखना। नोवेशन मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया नया आया। ओके नेक्स्ट आता है रेसिशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। रिसाइंड, रिसाइंड याद है? रिसाइंड। तीसरा पॉइंट है अल्ट्रेशन, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किए। एंड रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब क्या? ओके मैंने कॉन्ट्रैक्ट को मतलब खत्म कर दिया कुछ अमाउंट लेकर। तो विनोद सर ने क्या किया? विनोद सर ने 10 लाख की जगह मेरे से 1 लाख लिया और बोला पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो कितना किया? रेमिट कर दिया, मेरा परफॉर्मेंस रिमिट कर दिया, रिसाइंड नहीं किया, रेमिट कर दिया। बोला ठीक है मान लिया कि मैंने तूने पैसे दे दिए, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इजी आंसर है। तो पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ नोवेशन एंड ओके रेसिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट, इफ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसाइंड और अल्टर इट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स नीड्स टू बी नॉट परफॉर्म्ड। समझा बड़ी? ओके अगर आपको नोवेशन का एग्जांपल याद होगा तो मेरे को विनोद सर से पैसे लेने हैं। ओके मेरे को प्रशांत सर को पैसे देने हैं। ओके और प्रशांत सर को भी विनोद सर को पैसे देने हैं। तो टेक्निकली मेरा और विनोद सर का कॉन्ट्रैक्ट और मेरा और प्रशांत का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा और विनोद सर और प्रशांत का हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट नोवेशन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ नोवेशन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन ये होता है कि भाई साहब द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओके फॉर द ओल्ड, इफ दे डू सो इट इज केस ऑफ नोवेशन। रेसिशन में क्या होता है? इन केस ऑफ रेसिशन ओनली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू प्लेस। रेसिशन मतलब रिसाइंड, रिसाइंड, रिसाइंड याद है ना भाई? RESCIND। अगला पॉइंट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो डिस्चार्ज बाय अल्ट्रेशन। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी सो अल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अल्ट्रेशन में हैव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। विनोद सर से लोन लिया था मैंने 10 लाख का, 10% इंटरेस्ट था। विनोद सर को रिक्वेस्ट किया, मैं बोला 10% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है सर, कम कर दो। सर ने बोला 8%। नाउ दिस इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। तो जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो रिप्लेस हो गया नए वाले कॉन्ट्रैक्ट। रिप्लेस मतलब समझ में आ रहा है क्या? सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट समझ में आया बड़ी? लेकिन नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट गायब हुआ। ओके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ। देयर इज अ डिफरेंस, तीनों टर्म्स में डिफरेंट है। वैसे एमसीक्यू नहीं है पर थियरी वैसे आया तो केस स्टडी देखना कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, तीनों में क्या हो रहा है। और इसके अलावा नोवेशन एंड अल्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है ये भी अपन डिस्कस कर लिए, ये आप रीड मार लेना। नोवेशन एंड अल्ट्रेशन, नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, अल्ट्रेशन में वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म्स चेंज होते हैं। नोवेशन में पार्टीज चेंज हो सकती है, अल्ट्रेशन में पार्टीज चेंज होने की संभावना नहीं है। ओके नोवेशन में पार्टीज चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल मेरा और प्रशांत सर का कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा और विनोद सर का कॉन्ट्रैक्ट था। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो गया? प्रशांत और विनोद सर। पार्टी चेंज हो गई ना बड़ी, तो पार्टी चेंज हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 63
63 प्रॉमिसर में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस। विनोद सर ओके रेमिट कर दे रहे हैं, झेपा के बड़ी। ओके तो ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रेमिशन। रेमिशन और रेसिशन में डिफरेंस याद रख लेना। रेसिशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रेमिशन में एक ने परफॉर्म किया है और उसके दूसरे के परफॉर्मेंस को कैंसिल कर दिया। यानी विनोद सर ने क्या बोला, देखो विनोद सर मुझे लोन देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उन्होंने लोन नहीं दिया, मैंने लोन नहीं लिया, मैंने पेमेंट नहीं किया, बात खत्म, क्या हुआ, रिसाइंड। लेकिन विनोद सर ने पैसे दे दिए, तो एक जन ने तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन दूसरे का बाकी है ना बड़ी, तो दूसरे का जो बाकी है उसके लिए क्या करेंगे अपन, विनोद सर ने ओके कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, रिसाइंड नहीं बोलते, इसको रेमिट बोलते हैं। रिसाइंड और रेमिट में दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, रिसाइंड एक ने परफॉर्म किया, दूसरे को छोड़ दिया, उसका परफॉर्मेंस ओके ओके जा रहे छोड़ दिया, तेरे को वेव कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, रेमिशन। क्लियर है बड़ी, दोनों डिफरेंस क्लियर है ना। 62 और एक पहले वाला पॉइंट ये है। अगला दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से 64 एंड 65 सबको याद रहेगा बड़ी, क्लियर। 64 65 64 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर है और आपने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किया, वॉइडेबल में क्या किया, वॉइड, तो जो आपको बेनिफिट मिले होंगे क्या करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे। अभी एग्जांपल तूने बंदूक किया और मेरी गाड़ी ले ली 50 लाख में, ओके मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर रहा हूं और तूने मुझे ऑलरेडी 50 लाख दे दिया, गाड़ी लेके नहीं गया, 50 लाख दिए थे, मैं बोल रहा हूं कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, आंसर इज यस। पर क्या तुम मुझे 50 लाख वापस देने पड़ेंगे, यस। अरे ऐसा थोड़ा ना 50 लाख भी ले रहा गाड़ी भी ले रहा है, ऐसा पॉसिबल थोड़ा होगा। 64 और 65 मैंने आपको अभी समझाया, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना। द पार्टी रिसाइडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी पर्सन रिसीव्ड, मिला हुआ। और 65 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ए पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और मेक कंपनसेशन टू द पर्सन टू हुम इट इज रिसीव्ड। लेकिन इसमें याद रख लेना, ओके अगर मैंने क्या दिया था, डिपॉजिट, क्या दिया था, डिपॉजिट टोकन मनी लिख दो, क्या दिया था, टोकन मनी इज नॉट अ बेनिफिट, टोकन मनी बेनिफिट नहीं है। भारत माता की जय, झेपिंग क्या बड़ी, बढ़िया तोड़ मालिक। तो 64 65 भूलोगे नहीं ना बड़ी, तो मेरे को बताओ 62 63 62 60, अच्छा 59 60 61 डेटर बोलेगा, क्रेडिटर बोलेगा और लॉ बोलेगा। 62 नोवेशन, 63 ओके कौन सा रहेगा, रेमिशन रेसिशन नहीं, रेसिशन तो सब जगह आ सकता है, रिसाइन करना, रेमिशन क्लियर है। 64 वॉइडेबल के अंदर के बेनिफिट, 65 वॉइड के बेनिफिट, क्लियर बड़ी। 66 अगर आप रिसाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिसाइन मतलब कैंसिल कर रहे हो, रिसाइन कर रहे हो, क्या जो आपको जो रिसाइन मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने वाले। एग्जांपल मेरे को बताओ, तुमने 19 जून को करना चाहिए था, तुम 20 जून को कर रहे हो, क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं, यस मैं रिसाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं रिसाइन किया अपने मन से किया, मेरी आत्मा ने किया, चलेगा नहीं, मेरे को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये बोलता है 66 कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन हुआ तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रेसिशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस द सेम मैनर हाउ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड अंडर सेक्शन 4 जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसे ही रेसिशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियर बड़ी है, कम्युनिकेशन याद होगा आपको, रिवोकेशन उसके पहले पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके याद होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ने ही नहीं है, तुम डिचके ओके बात खत्म। ओके मेरा इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिस रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस सेक्शन 67 गया। ओके अब मैं लायबल नहीं हूँ, ओके मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो, ओके मैं बोल रहा हूँ पढ़ा दिया, चैप्टर ओवर। अब तुम मुझ पे केस नहीं कर सकते कि ब्रीच किया है। ओके आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और इसमें पॉइंट याद रखना, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता तो तुम्हारा पैसा भी देना बाकी होता, फिर मैं इसको 50 51 52 53 54 वो 53 54 याद है ना, वो लगाता है। इसमें क्या तुमने पैसे दे दिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा, तुम नाच रहे हो, डगा रहे हो, मार्क्स मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं निकल गया, अब तुम कोर्ट में नहीं जाओगे कि अमित शाह तेरे पढ़ा नहीं रहा है, मैं कोर्ट में गया तो भी मैं 67 का उपयोग करूंगा। भारत माता की जय। ओके ये होने के बाद है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो वापस सब एक कंबाइन आंसर याद रखने का, इसका सिर्फ एक पॉइंट आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन बाकी अदर देन दैट बहुत इजी है। सर डिस्चार्ज ऑफ राइट्स मतलब क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सब पहला पॉइंट, डिस्चार्ज कैसे होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ओवर, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। सेकंड पॉइंट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का एग्जांपल, ओके दोनों ने मना कर दिया, नोवेशन हो गया, खत्म हो गया। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से ये तो क्लियर ही है, ओके मतलब क्या हो गया, वॉइड। कौन सी इंपॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग। ओके उसमें क्या क्या कारण है, देखो 4 कारण दिए, चेंज इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बुल मर गया, घोड़ा मर गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हुआ। ओके जैन का क्वेश्चन मैंने बताया था, मालूम है नहीं है। ओके उसके अलावा नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ओके ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसकी वजह से ये पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओके भारत माता की शिपिंग बड़ी। ओके ये होने के बाद है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ओके आपने भाई लैप्स ऑफ टाइम हो गया, दोनों ने मना कर दिया, खत्म कॉन्ट्रैक्ट। ओके डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ
लॉ, इट इज नथिंग बट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये वापस क्यों दिया भगवान जाने, पर ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है क्योंकि लॉ की वजह से मना हुआ। मालूम है ना सर, इसका एग्जांपल क्या था, लॉ ने मना कर दिया। मैं पहले ड्रग्स बेच रहा था, याद है, पहले 3 महीने तक ड्रग्स बेचा, फिर बाद में 1 अप्रैल को लॉ ने बोला अभी ये प्रोहिबिटेड है, क्या मैं वो ड्रग्स आपको बेच सकता हूँ? नहीं, क्योंकि बैंड हो गया। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, अगर मैंने ब्रीच कर दिया तो डेफिनेटली आप डिस्चार्ज हो, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, और आप में से क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस। तो डिस्चार्ज तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया, तेरा तो काम डिस्चार्ज हो गया। प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस, कौन हुआ? विनोद सर। रेमिटेंस समझा, सेक्शन 63 रेमिटेंस, रिमिट करना मतलब वेव ऑफ करना। विनोद सर क्या बोल रहे हैं, अभी पैसा देने की जरूरत, तो मेरे को बता, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ओके, एंड इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट, ये तूने अभी पढ़ा, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट टू प्रोवाइड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज, तो मुझे फैसिलिटीज दे ही नहीं रहा है। ओके, समझा कि बड़ी फैसिलिटीज दे रहा था तो काम होता था। एनी मर्जर ऑफ राइट्स, तो मर्जर ऑफ राइट्स को सुन लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है मर्जर ऑफ राइट्स का, क्या सीन होगा। मर्जर ऑफ राइट एकदम 5-6 पॉइंट है, लेकिन लाइक दिस, सपोज ये विनोद सर का रूम है, ये रूम विनोद सर का है, ओके, ये रूम विनोद सर का है, और इधर मैं भाड़े करू रह रहा हूँ। कौन रह रहा है? भाड़े करू मतलब टेनेंट, ओके, टेनेंट रह रहा हूँ। टेनेंट में मैंने आपको 12 मंथ्स के रेंट दिया था एडवांस, क्या दिया था? 12 मंथ का रेंट दिया था, ओके, पर तीसरे महीने में विनोद सर से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, थर्ड मंथ में ही मैंने विनोद सर से प्रॉपर्टी खरीद ली। अब मेरे को बताओ, नेक्स्ट 9 मंथ्स क्या मैं टेनेंट भी ही हूं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से? क्या कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का था? 12 महीने का था, तो 12 महीने के लिए मैं कौन हुआ? टेनेंट। लेकिन मैंने थर्ड मंथ में मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो मेरा क्वेश्चन है, पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या था? मैं टेनेंट था, और अभी थर्ड मंथ के बाद मैं क्या बन गया? ओनर। तो मैं कौन से राइट्स यूज करूं, टेनेंट्स के राइट्स या ओनर के राइट्स? मर्जर ऑफ राइट्स, मर्जर ऑफ राइट्स, समझ में आ रहा है? राइट्स जब मर्ज हो जाते हैं तो आपके पास 2 राइट्स है, तो जिसमें से जो सुपीरियर राइट्स है वो रहेगा, पुराना वाला राइट्स डिस्चार्ज। तो इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया? टेनेंट वाला। तो टेनेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट में रखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट रखूंगा? ओनर वाला। तो मर्जर ऑफ राइट्स, तो अगर आपको कोई 2 अधिकार मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 2 अधिकार, तो उसमें से कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट रखोगे आप? जिसमें सुपीरियर अधिकार है, जिसमें लोअर अधिकार है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर बाई चांस एग्जांपल लेते हैं, कुछ कारणवश फ्लड की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, या जैसे अभी म्यांमार में आपको देखोगे तो भूकंप आया, अभी कुछ गुड डैमेज हुए, फ्लड डैमेज हो गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, गवर्नमेंट ने देने का सोचा। तो गवर्नमेंट 2 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और गवर्नमेंट बोलती है कि आपको सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है 5 लाख और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है 7 लाख, ओके, तो आप कौन सा लोगे? सेंट्रल का, ओके। तो मर्जर ऑफ राइट, जो सुपीरियर राइट्स है आप उसके साथ जाओगे, तो पुराना वाला जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका और स्टेट गवर्नमेंट का, वो क्या होगा? वॉइड है। दिस इज आवर सिनेरियो। अपन लोग इंडियन है, दोनों जगह क्लेम करेंगे अलग अलग नाम से, वो अलग इशू है, ओके। अपन क्या करेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप समझा। और हैशटैग स्टार्ट, आई एम नॉट डिफेमिंग इंडिया, हाँ, ये ह्यूमन क्वालिटी है। किसी क्वालिटी है? ह्यूमन। अपन इंडिया में ये ज्यादा, हाँ हाँ, ओके, बहुत ये क्वालिटी कुछ कुछ जगह पाई जाती है, ये क्वालिटी हर जगह पाई नहीं जाती है। बाकी इंडिया तो इंडिया एक नंबर है, इंडियन लोग अपने एक नंबर है, हर चीज में अपन एक नंबर है। लोकेश, भारत माता की जय कितना बोलता मैं? तो भारत माता की जय। आई होप चैप्टर 4 यूनिट 4 आपके लिए क्लियर है। यूनिट 4 के लिए वापस रिकॉल हुआ कंटेंट, आई होप समझ में आया सब। ठीक है मालिक, तोड़ मालिक, अस्सला विस्ता।